हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हमेशा से रिपीटेड होते आ रहे हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये पहले हम लोग जान लेते हैं ये हमारा फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं। ये क्वेश्चंस ये 2 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कुछ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका सभी का आंसर ही देखेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये तो इतना सिंपल है कि बता भी नहीं सकते। एक बार सारा क्वेश्चन पर नज़र हम लोग डाल लेते हैं, फिर इसके आंसर भी जानेंगे। फिर है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, एलपीजी का पूरा नाम लिखें तथा इसके घटक बताएं, इसे एक अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है। ये सभी भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारे पास, कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र बनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं। फिर है उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f सूत्र स्थापित करें, अर्थात ये लेंस सूत्र स्थापित करने के लिए कह रहा है। फिर कहा है हमें दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इनका निवारण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग भागेगा नहीं इस वीडियो से, सभी का जो है सो जवाब दिया जाएगा। सभी को बता रहे हैं, पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लें, फिर जो है सो सूचक क्या समझते हैं, अयस्क तथा खनिज को परिभाषित करें, समाव्यवता किसे कहते हैं, उदाहरण दें। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए क्या मापदंड अपनाया था, क्रियाशील समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप क्या है, पीतल एवं तांबा के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्यों। क्वेश्चन देखे तो हंसी आपको भी आ रही होगी, इतनी जो सो सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना बनती है। तो हाँ दोस्तों, बनती जरूर है संभावना। फिर हमें लघु और दीर्घ उत्तरीय में पूछा है 5 मार्क होल्डिंग के लिए। ये क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, से बनाने वाली समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच अभिक्रिया दर्शाने के लिए भी समीकरण लिखिए। फिर पूछा है हमसे लोहा के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें, इस अयस्क का साधारण कैसे होता है, ये भी पूछ दिया है। अब आते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट से बायोलॉजी क्वेश्चन के लिए। इसमें है पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी या मतलब स्वपोषी बोल सकते हैं स्वयंपोषी को में क्या अंतर है, पादप हार्मोन्स क्या है, नर तथा मादा हार्मोन्स के नाम एवं कार्य लिखें, जीवाश्म क्या है, पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। अनुवर्तन गति और अंकुशन गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। चलिए अब यहाँ से जो है ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की सूरज की रोशनी आवश्यक होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। एक हमें प्रैक्टिकल वर्क करके बता देना है कि इसकी आवश्यकता होती है। फिर ये मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब इसका आंसर भी देखना हमें है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब इसके आंसर की ओर। तो हमें इस बात की हमेशा से ध्यान देना होगा, जब भी डिफरेंस लिखते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो डिफरेंस हम लिखने के लिए हमेशा लेफ़्ट और राइट का ही जो सो इस्तेमाल करेंगे। एक साइड जो सो अलग लिखेंगे दूसरा पार्टिकल, और सेकेंड साइड में अलग लिखेंगे। तो पहला हमारा जो डिफरेंस है वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु से, उसका डेफिनेशन हो जाता है किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी वाला हम इसका डेफिनेशन हो जाएगा
किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। तो हम लोग पहले क्या करा है, हम लोग पहले उसका डिफिनीशन से कंपेयर करा है। फिर नेक्स्ट जो है वो अगला पॉइंट जो हमारा बन के आ रहा है, यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बनता है, तो ये हो जाएगा वास्तविक में। और काल्पनिक वाला हम लिखेंगे यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने से नहीं बनता, बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहाँ से वे मिलते हैं वहाँ बनता है। तीसरा पॉइंट है वास्तविक वाला में यह सदैव उल्टा बनता है, काल्पनिक में लिखेंगे यह सदैव सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा फिर वास्तविक में, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। चलिए इसका भी जो सो आंसर हम लोग जान ही लेते हैं। इसका भी बड़ा प्यारा सा जवाब है। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। तो ये होगा उत्तल लेंस समांतर किरणों को क्या करती है, एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये हमारा लेंस है और अनंत से प्रकाश की किरणें आई और रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर मिल गई, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसका भी आंसर जान ही लेते हैं। चलिए तो इसको लिख सकते हैं ना, जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग से अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला रंग, नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, अतः स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला ही प्रतीत हो जाता है। इसीलिए स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसका जो है प्रतिरोधों का संयोजन, जब प्रतिरोध को एक साथ जोड़कर परिपथ तैयार किए जाते हैं तो इसे ही प्रतिरोधों का संयोजन या समूहीकरण कहलाता है, या समूहन भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम समूहन, जिसमें क्या होता है बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है। और एक होता है समांतर क्रम समूहन, वो भी यहाँ पे बताया गया है। समांतर क्रम समूहन में इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़ते हैं और श्रेणी क्रम में इस प्रकार के से। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है। जब विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तब क्या होता है, अभितारण होता है। सिंपली से कहें तो जब दो वायर हमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों वायर आपस में सट जाते हैं तो अभितारण की समस्या आती है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी परिपथ में विद्युत धारा एकाएक अर्थात अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसे ही लघु पथन कहते हैं। हो गया, इसका भी जवाब जान लिए हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमसे पूछा जा रहा था एलपीजी का पूरा नाम लिखें तथा इसके घटक बताएं, इसे एक अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है। तो अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है इसके लिए फिर हम देख लेते हैं इसका जवाब।
इसका भी बड़ा प्यारा सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। चलिए, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। ठीक, एलपीजी एक उत्तम ईंधन के रूप में उपयोगी है क्योंकि एलपीजी का कैलोरी मान 15 किलो जूल पर जो होता है से अधिक होता है। यह गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है क्योंकि इसमें विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती, अर्थात इसे वायु प्रदूषण नहीं होता। नहीं होना कहना ठीक नहीं होगा, बहुत ही कम अर्थात 9 के बराबर होता है। एलपीजी के दहन के लिए उपरांत कोई अवशेष भी नहीं रहता, अतः ये इसे एक अच्छा ईंधन भी कहा जाता है। यह ऊष्मा उत्पन्न करने का सबसे खर्चीला साधन भी नहीं है। तो हम लोग ये भी जान गए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है ये है, कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 कोणों का नामांकित चित्र बनाएं। और क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन को हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर, अपवर्तन के जो कारण जो नामांकित चित्र बनाना था कांच के स्लैब या शीशा के स्लैब में, तो यही रहा। अब इसको जो है सो ये भी बताया जाता है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण और क्रांति कोण में फिर से करती है तो आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, तब किरण सघन माध्यम में मुड़ जाती है या लौट जाती है। जिस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक क्या हो रहा है, सॉरी, ओके, हम लोग फिर से आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था शीशा या स्लैब से जो फिगर हम लोगों ने बनाया था वो इसका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा जा रहा था। तो उसके लिए है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, तब किरण सघन माध्यम में मुड़ जाती है या लौट जाती है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे समझने में थोड़ा सा परेशानी लगा होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने के लिए मान लीजिए हम एक डब्बा बनाते हैं कुछ इस तरह से, और प्रकाश मानते हैं यहाँ से प्रवेश करी, तो प्रवेश यदि कर जाती है तो बाहर नहीं निकल पाती है। यदि प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रवेश करे और बाहर नहीं निकले, उससे के अंदरूनी भाग में ही परावर्तन होता रहे, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें लेंस सूत्र को स्थापित करने अर्थात इसको प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख ही लेते हैं, क्या है इसका प्रूफ। क्या करेंगे हम लोग, फिगर यदि आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अब इसको लिखेंगे क्या, माना ए बी एक वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एफ डैश तथा 2f डैश के बीच लंबवत स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी जो कोई एक वस्तु है एफ डैश और 2f डैश के बीच स्थित है। तो इसमें अब जो आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखना है, यदि समरूपता कसौटी आप अच्छे से जानते हैं तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, ये कुछ खास है नहीं। अब क्या करा है यहाँ पे, अब ये बता दिया गया है, ए किरण बी एम समानांतर एफ एफ डैश चलकर लेंस के एम बिंदु पर आपतित होती है तथा अपवर्तित होकर एफ से होती हुई
गुजरती है, ए से ही दूसरी किरण ओ पर होती ही अपवर्तित होती है को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार ए का प्रतिबिंब ए डैश तथा ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो क्या होगा ना, ये हमें बना रहा है समरूप त्रिभुज बना रहा है। तो एंगल बराबर हो रहे हैं तो ट्रायंगल ए ओ बी समरूप हो जाता है ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश से, ए समरूपता से। अब हम लोग ये भी जानते हैं यदि त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होती है। तो ए बी बटा ए डैश बी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी बटे ओ डैश बी। यहाँ पे फिगर सामने यदि आ जाए तो बेस्ट रहेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो लिख सकते हैं पुनः ट्रायंगल एम ओ एफ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। इसको फिगर से देख लेते हैं। एम ओ एफ कहाँ है, ये है हमारा एम ओ एफ। ये समरूप होता है ए डैश बी डैश एफ से, ए डैश बी डैश एफ से। ये भी समरूप हो ही गया। तब जब समरूप हो गया फिर से, तो फिर भी भुजाएं समानुपाती होगी है। तो वो भी हम लोग फिर से लगाएंगे ना, ओ एम बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बटे बी डैश एफ। और क्या है, जब ओ एम और ए बी दोनों इक्वल है तो हम लोग वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ओ एम की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो लिखे हैं ए एम बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बटे बी डैश एफ। अब समीकरण जो हम लोग बनाए थे 1 और 2 से, उससे लिख सकते हैं ना ओ बी बटा ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ बाई बी डैश एफ। चलिए इतना हम लोगों ने लिखा है। अब यहाँ पे वैल्यू डालने वाला काम, उससे पहले एक चीज़ और बची हुई है, वह है ओ बी इक्वल टू ओ डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बटा ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब ओ बी का जो हमारा वैल्यू था फिगर में देख सकते हैं माइनस यू आ रहा है। ओ बी कहाँ गया, चलिए ये रहा हमारा ओ और बी, यहाँ पे माइनस यू ही आ रहा है। फिर ओ बी डैश का जो सो हमारा जो सो वैल्यू है प्लस में भी आ रहा है इक्वल टू हमारा जो फोकस होता है, पता है उत्तल दर्पण का क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, या उत्तल लेंस भी रहे तो वही होता है। फिर चलिए तो एफ और ओ बी डैश का मान हमने अभी अभी यहाँ पे डाला है प्लस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा भी। माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल डाले, और ओ एफ का मान हमने यहाँ पे डाला है अभी अभी एफ, तो यहाँ भी एफ हो जाएगा। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग पाते हैं तब माइनस यू भी प्लस यू एफ इक्वल टू यू भी। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं थोड़ा सा, यू एफ माइनस भी एफ इक्वल टू यू भी। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या हम लोग क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग दे देंगे। जब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देते हैं तो हमारा जैसे यहाँ पे कटेगा यू कट जाएगा, एफ कटेगा, यहाँ से यू काटिए एफ काटिए, यहाँ भी काट दीजिए भी और एफ, यहाँ भी और एफ काटिए, और यहाँ काटिए यू और भी। तो आ गया 1/v इक्वल माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। यही हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेंस सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर हमने वीडियो अलग से भी बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसका क्या जवाब है हमारा। आइए चलिए, पहला जो है हमारा दृष्टि दोष का डेफिनेशन जानते हैं। जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष हो गया है। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें, यदि किसी भी मानव को कुछ दिखाई ना देता हो या कुछ धुंधला दिखाई देता हो तो उसे दृष्टि दोष ही समझा जाता है।
दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इसका जो कारण होता है ना, इस दोष के होने का मुख्य कारण होता है नेत्रगोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक बढ़ जाना। और दूसरा होता है नेत्र लेंस का अत्यधिक मोटा हो जाना। चलिए, हो गया। अब इसका उपचार जो है, निकट दृष्टि दोष के उपचार करने के लिए अवतल लेंस से बनी या अपसारी लेंस से बनी चश्मा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा दृष्टि दोष है वो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, उनको या उस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ज़रूरत से भी कम हो जाना और नेत्र लेंस का पतला हो जाना हो गया, इसका जो हो सो कारण हो गया। तो इसका जो उपाय होता है वो होता है उत्तल लेंस से बना चश्मा या अभिसारी लेंस से बना चश्मा से दूरदृष्टि दोष ठीक हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना, न तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न कि दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देती है। तो ऐसा जो दृष्टि दोष होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे अब लिखे हमने आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों से के बिना उन्हें पास की वस्तुओं का आराम सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इससे प्रायः क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस से बना चश्मा दिया जाता है ताकि उन्हें दिखने लगता है। इस पे भी हमने वीडियो बनाया, उसका भी जो सो आई बटन पे लिंक दे ही देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसका तो हालांकि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होता है, फिर भी इस पीडीएफ में एक बार देख लिया जाए हमें क्या मिल पाता है। क्या चलो, इसका है जिस समीकरण में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो, दोनों तरफ कहने का मतलब अभिकारक और प्रतिफल में भी, उसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही अभिकारकों तथा उत्पादों की वास्तविक संख्या भी प्राप्त हो जाती है। तो इतना सिंपल सा है, एक बार में याद हो ही जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो है लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? तो वैसे हम जानते हैं सिंपल सी, संक्षारण से बचाने के लिए। तो चलिए अब इसका जवाब भी जान लेते हैं। चलिए, इसका जो है जवाब है, लोहे की वस्तुएं नमी की उपस्थिति में संक्षारित होने लगती है, जिससे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल्थराइज का मिश्रण होता है और वस्तुएं कमज़ोर होने लगती है। इसी से बचने के लिए धातु की वस्तुएं के सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। धातु क्या करता है, वायु या किसी विलन के प्रभाव से भी बच जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, वह सूचक से आप
क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसका आंसर है वैसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है उसे सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्लेथिन इत्यादि। हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है खनिज तथा अयस्क को परिभाषित करें। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। चलिए, खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में होती है खनिज कहलाते हैं। ये अधिकांश रूप में भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। कुछ खनिज समुद्री तल में भी पाए जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड आदि। अगला है अयस्क। उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है वो अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमाटाइट एक लोहे का अयस्क है और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है समावयवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। तो इसका भी एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, तो वैसे यौगिक को समावयव कहते हैं। और यौगिक का जो यह गुण होता है ना, इसे ही समावयवता कहलाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है C2H6O का दो समावयव होते हैं, इसका एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो चलिए इसे भी हम लोग जान लेते हैं। भागेगा नहीं, बड़ा सिंपल सा है। तो मेंडलीव जो किए थे वर्गीकरण जब कर रहे थे तो वो निम्नलिखित बातों को ध्यान रखे थे। तो क्या है, मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। उसने समान गुण वाले तत्व को एक समूह में रखने का प्रयास किया था। उसने तत्वों के ऑक्साइडों तथा हाइड्राइडों के अणुसूत्र के आधार पर वर्गीकरण करा था। ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रियाशील समूह क्या है। इसे बोले तो फंक्शनल ग्रुप पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो वह उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। यह जिस यौगिक में रहता है वह यौगिक अल्कोहल वर्ग का होता है। मिथाइल अल्कोहल का मिथेनॉल CH3OH, इथाइल अल्कोहल का इथेनॉल CH3CH2OH या C2H5OH अल्कोहल के उदाहरण है। और उसी तरह से COOH को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्यों? अब जानते हैं इसका आंसर। ओके, तो ये है दही तथा खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है जो धातु से प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जब पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं तो उससे प्रतिक्रिया करके संक्षारित कर देता है और कॉपर ऑक्साइड उत्पन्न करता है। धातु की इसी सतह से क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण होता है जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है,
होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखें, मतलब कैसे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच अभिक्रिया दर्शाने के लिए समीकरण लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये है 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो चलिए अब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ये सेमी हाइड्रेट कहते हैं। इसका सूत्र CaSO4.12H2O होता है। यह भट्टी में 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373 केल्विन ताप तक जिप्सम CaSO4.2H2O को गर्म करके बनाया जाता है। इस ताप पर जिप्सम अपने क्रिस्टलन जल का 3/4 निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इसे करते हैं कैसे, CaSO4.2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमें CaSO4.2H2O अर्थात जिप्स प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल प्राप्त होता है। चलिए, इतना हम लोग जब जान गए तो अब इसके बारे में जानते हैं अगला। जब जल को प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाया जाता है वह लगभग आधे घंटे में कठोर पदार्थ में सेट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेट होना उसके जल योजन के कारण जिप्सम के क्रिस्टलों का बनना होता है जो सेट होकर कठोर ठोस पदार्थ बनता है। तो ये बनता है CaSO4.12H2O और इसको जल में जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaSO4.2H2O जिप्सम, जो कि कठोर पदार्थ के कठोर रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये भी जान लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है लोहा के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानते हैं। लोहा का एक मुख्य अयस्क हेमाटाइट है। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। हेमाटाइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में कीचड़ और रेत रहता है। अयस्क को पीसकर जल से धोते हैं जिससे हल्की अशुद्ध पानी की धारा के साथ बह जाती है। जो भी छोटी सी अशुद्धि होती है वो अयस्क भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। अयस्क सांद्रण की इस विधि को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी कर सकते हैं। इतना सा सिंपल सा है, याद हो ही जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है अब बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय क्राइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है ताकि अग्न्यासी रस के एंजाइम उस पर क्रिया करके पित्त के लवणों की सहायता से भोजन की वसा का विखंडन तथा पायसीकरण कर पाए या पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पित्त पाचन में सहायक होता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है स्वयंपोषी या स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। चलिए अभी शुरू में ही हमने बताया था जब भी क्या करेंगे डिफरेंस लिखेंगे तो लेफ्ट और राइट करके ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने करा है स्वयंपोषी और विषमपोषी। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सरल अकार्बनिक यौगिक को जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर अपना पोषण करता है उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी में डिफिनीशन लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीव या मृत पौधा या जंतुओं से ग्रहण करके करता है वे विषमपोषी कहलाते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों में हम लोग
एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे स्वपोषी का एग्जाम्पल है सभी हरे पौधे, और विषमपोषी में आएंगे युगलोना को छोड़कर सभी जंतु, अमरबेल, कवक, जीवाणु आदि क्या है, ये सारे विषमपोषी हैं या परपोषी हैं। थर्ड पॉइंट की यदि बात करें तो स्वपोषी में होगा भोजन के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरि तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति या में होता है। और परपोषी में क्या हो जाएगा, इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता, ये किसी और पे आश्रित रहते हैं। फोर्थ पॉइंट की यदि हम बात करें तो स्वपोषी में होगा इसमें भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जबकि परपोषी में इसमें जंतुओं को अपने भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 23, पादप हार्मोन क्या है। चलिए इसका भी हम लोग आंसर जानते हैं। वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करते हैं उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सीन, एथाइलिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड आदि। हो गया, इतना सिंपल था। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नर तथा मादा हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखें। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। और हाँ, आप लोग भागिएगा नहीं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ यदि कोई टेक्निकली परेशानी हो रही है तो चलिए। नर हार्मोन में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का कार्य। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये है नरम हार्मोन। ये क्या करता है, शुक्राणु निर्माण का कार्य करता है। मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन और मतलब प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन के कार्य क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास करता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है भ्रूण के विकास में सहायक होता है, भ्रूण के पोषण में भी सहायक यही होता है। तो ये भी इतना सिंपल था, हम लोग देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जीवाश्म क्या है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं जीवाश्म क्या है, इसका आंसर क्या होगा। जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिस कारण इसका अपघटन पूरा तरह से नहीं हो पाता है। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उस कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है तो उसे ही जीवाश्म कहते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल का कोई निश्चित संरचना प्रदान करते रहते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। यदि हम पौधे का सेवन करें तो श्रृंखला में केवल उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर होते हैं। मांसाहारियों की आहार श्रृंखला में अधिक उपभोक्ता होते हैं। तो एक आहार श्रृंखला का उदाहरण यहाँ पे है घास। घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप खा जाता है। ये एक आहार श्रृंखला है। तो चलिए ये भी इतना सिंपल सा हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन गति में अंतर स्पष्ट करिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या जवाब होता है। चलिए, अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन में अंतर इस प्रकार है। पहले तो क्या करेंगे हम लोग,
डिफिनीशन या कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला है अनुवर्तन गति में, इसमें पौधे उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं। अनुगंशन गति क्या है? इसमें पौधे की उद्दीपन की दिशा में गति नहीं होती बल्कि पूर्व निश्चित दिशा में होती है। अनुवर्तन का दूसरा पॉइंट में है प्रकाश, गुरुत्व और रसायनों के प्रभाव से पौधे अनुवर्तन गति करते हैं, जबकि यह है अनुकुंचन में छुई मुई के पत्तों को छूने पर वे नीचे की ओर लटकते हैं, न कि स्पर्श की दिशा में गति करते हैं। हो गया, इतना ही सिंपल था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है? तो चलिए इसका भी जान लेते हैं क्या उत्तर होगा। इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि वह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण शरीर पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए मधुमेह के रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर कर दी जाती है। तो ये भी बहुत सी सिंपल सा ही जवाब था। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। हालांकि एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी होगा, आप ढूंढ भी सकते हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन देखें तो ये है 5 मार्क्स होल्ड कर रहा है, तो इसे अच्छे से देख ही लेना पड़ेगा हम लोग को। चलिए बढ़ते इसके आंसर की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूरज के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब लिखेंगे इसका जो हमारा समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O, ये हमारा बनता है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति बनेगा C6H12O6 और बनेगा 6H2O + 6O2। ठीक है। प्रयोग जो हमारा होगा यह है गमले में लगे किसी पौधे को 24 घंटे पूर्ण अंधेरे में रखेंगे ताकि इसकी पत्तियां का स्टार्च खर्च हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। अब इसका एक पत्ती का कॉर्क की सहायता से बोतल के अंदर घुसा देंगे। इसके पूर्व बोतल में थोड़ा KOH रख देंगे ताकि वह बोतल का कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले। अब पूरे संयोजन को धूप में रखेंगे। चलिए, और 6 घंटे बाद बोतल की पत्ती को सावधानी पूर्वक निकालकर अलग कर लेंगे। अब स्टार्च टेस्ट करते हैं तो हम देख पाते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर है वह पीला हो गया है तथा बाकी भाग नीला है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। और उसका फिगर जो हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। एक पौधा लिया गया है, ये तो एक होल्डर कुछ डाल दिया है, मतलब ये पत्ती को होल्ड करने के लिए, और एक पत्ती को डाला गया अंदर से, उसमें KOH का विलयन है। हो गया। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन ही आज का। तो लास्ट का जो बोले थे शुरू करते हैं, और शुरू या ख़त्म ये हमारा अंतिम सेशन का आज यही क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। यह है मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का है। तो ये बोल रहा है समझाने के लिए हमें कि पाचन तंत्र का जो सो चित्र बनाएं और सभी के बारे में लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। जब भी पाचन संबंधी क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में, तो हमें फिगर बनाना महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर भी कुछ दिया हुआ है, तो आप फिगर तो जटिल ना समझिए, बहुत ही सिंपल है। जटिल समझना जो सो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी, जटिल नहीं समझना है। आप कम से कम यहाँ पे मुख गुहा लिख देंगे
और उसके बाद ग्रसनी लिखेंगे, फिर आगे आएंगे तो यकृत वगैरह, अग्न्याशय, बरियाँ, छोटियाँ, इतना लिख के काम चला सकते हैं। कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखने होंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, चलिए मुख गुहा से शुरू करते हैं। मुख गुहा में मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है। लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलता है। लार भोजन को लसदार, चिकना और लुगदीदार बना देती है, जिससे भोजन ग्रासिका द्वारा आसानी से अमाशय तक पहुंच जाता है। तो ये तो हम लोगों ने मुख गुहा के बारे में बताया। अब बारी है अब अमाशय की। तो अमाशय के बारे में भी लिखेंगे ना। भोजन अब अमाशय में पहुंचता है, वहाँ भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। अमाशय पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। अब काम हो गया हमारा अमाशय का भी। अब आते हैं ग्रहणी में। अमाशय में पाचन के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। यकृत से आया पित्त रस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण करता है। भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है, जिससे अग्न्याशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। इससे भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पच जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा है, ग्रहणी के बारे में भी बता दिया है। तो अब बढ़ेंगे और बताते हैं क्षुद्रांत के बारे में। तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको स्किप कर देंगे। तो हम लोगों ने स्किप करने का प्लान बनाया था, चलिए स्किप कर देते हैं। और स्किप कर भी सकते हैं या नहीं भी, यदि नहीं करना चाहते, कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर स्किप क्यों करें, तो चलिए इसे। अब ग्रहणी में पाचन के बाद भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है, तो वहाँ आंत रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देता है। आंत की विलाई द्वारा पचे भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषित भोजन रक्त में पहुंच जाता है। यहाँ तो हो गया। अब बड़ी आंत आ गया। क्षुद्रांत में पाचन एवं अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। वहाँ पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का अपशिष्ट एकत्रित समय पर मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे छोटी आंत का बात होता है। छोटी आंत का इलियम विलाई जो होता है ना, वहाँ भी भोजन का पाचन हो जाता है। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।